हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 21। वो चुपचाप बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। शॉपिंग के बाद राधिका कार की पिछली सीट पर बैठी और वही चूड़ियां हाथ में पहन पहन कर देख रही थी। कभी हंस रही थी, कभी खो जाती। शिविन ने एक नज़र देखा और पहली बार दिल से सुकून मिला। और राधिका की चूड़ियों की आवाज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। पर जैसे ही राधिका ने उसकी तरफ देखा, शिविन ने चेहरा घुमा लिया, जैसे कुछ छुपा रहा हो या शायद कुछ कबूलने से डर रहा हो। जब गाड़ी घर पहुंची, राधिका बाहर निकली। उसके हाथ में वो शॉपिंग बैग था। बाकी सब सामान गार्ड्स के हाथों में था, लेकिन उसके चेहरे पर आज हल्की सी उम्मीद भी थी। शायद कुछ बदल रहा था। सुबह का वक्त। राधिका सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर मंदिर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद शिविन की आंख खुलती है और देखा कि राधिका हर रोज की तरह रूम में नहीं थी। वह उठकर वर्कआउट करता है और उसके बाद रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाता है। शिविन की आंखें राधिका को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे राधिका कहीं नजर नहीं आई। तभी रमा जी कॉफी देते हुए बोली, साहब, राधिका मैडम मंदिर गई हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी है। शिविन कुछ देर बाद नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के लगभग आधे घंटे बाद राधिका मंदिर से वापस आती है। वो देखती है कि शिविन ऑलरेडी ऑफिस जा चुका था। राधिका के कहने पर पूरे घर को सजाना शुरू किया गया और वो खुद भी जन्माष्टमी की तैयारी में लगी हुई थी। राधिका को आज पहली बार पता चला था कि रघुवंशी मेंशन में भी मंदिर है, जिसे सुनकर वो हैरान और खुश दोनों ही थी। उसके बाद वो खुद अपने हाथों से मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाती है। राधा और कृष्ण जी की मूर्ति को भी सजाती है और इसी तरह लगभग उससे दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद वह खुद अपने हाथों से 56 भोग का प्रसाद तैयार करती है। अब लगभग सही काम खत्म हो चुका था। राधिका अपने बालों को बांधते हुए किचन से आ रही थी। तभी उसको कुछ याद आता है। वो तुरंत अपने फोन को उठाकर शिविन को एक मैसेज टाइप करती है। इधर शिविन ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी राधिका का मैसेज देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मिस्टर रघुवंशी, हो सके तो आज घर जल्दी आ जाइएगा। उसके मैसेज को देखकर शिविन के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है और वो काफ़ी देर तक इस मैसेज को निहारता रहा। तभी ईशान अंदर केबिन में आता है तो वो तुरंत अपने फ़ोन को साइड में रखकर वापस अपने काम में लग जाता है। वो राधिका को रिप्लाई करता है, मैं लेट हो जाऊंगा आज। राधिका जैसे ही शिविन का मैसेज पढ़ती है, वो मुंह बनाते हुए अपने रूम में जाते हुए खुद से बोली, इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वैसे राधिका को डांस हमेशा से ही बहुत पसंद था, लेकिन अपनी सौतेली माँ की वजह से वो ये कर नहीं पाती थी। लेकिन ऐसी कोई जन्माष्टमी उसकी लाइफ में नहीं गई जब वो राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नृत्य न करती हो। और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। रघुवंशी मेंशन का मंदिर एक अलग और काफ़ी बड़ी जगह पर था। उसके बारे में हर कोई नहीं जानता था। शाम का वक्त। सिविल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और उसे देखकर घर के सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड हैरान थे। और शिविन उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधा अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद शिविन रेडी होकर नीचे आता है और रमा जी के बताने पर वो राधिका को ढूंढते हुए मंदिर में चला जाता है, लेकिन उसके कदम कुछ दूरी पर ही ठहर जाते हैं और उसकी नज़रें राधिका पर ही टिक जाती है। राधिका ने पीले कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। बाल जोड़े में बंधे हुए और बिल्कुल ढीले हो चुके थे और वो राधा कृष्ण के सामने खुद में ही मगन होकर डांस की जा रही थी और उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि शिविन भी उसे देख रहा था।
शिविन उसे चुपचाप खड़े हुए देखे जा रहा था, लेकिन वो दूर से ही इस बात को नोटिस करता है कि राधिका की आंखों में आंसू थे और उसे यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि आखिर यह आंसू क्यों थे, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि यह राधिका की पहली जन्माष्टमी थी और जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद यह होना बिल्कुल तय है। राधिका लगातार घूमे जा रही थी, जैसे वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। राधिका को इस तरह देखकर शिविन को अब उसकी फिक्र हो रही थी। राधिका घूमने की वजह से गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी शिविन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। राधिका जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को शिविन की बाहों में पाकर हैरान थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी राधिका झटके से साइड में खड़े होते हुए उसे देखते हुए बोली, आप आप कब आए? आप तो लेट आने वाले थे ना आज। और आप कब से मुझे देखे जा रहे थे? जब से तुम अपने होश में नहीं थी तब से बस तुम्हें देखे जा रहा था। तभी राधिका शिविन को ध्यान से देखती है तो वह एक बार के लिए शिविन में खो सी जाती है। शिविन आज ना ही ब्लेजर में था और ना ही किसी फॉर्मल सूट में, बल्कि आज वो वाइट ट्रेडिशनल कुर्ते में था और उसका स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। बड़े बाल जो अब बिल्कुल सेट और छोटे थे और बड़ी दाढ़ी, वो भी शिविन बिल्कुल सेट और छोटी करवा ली थी, जिससे शिविन बहुत हैंडसम लग रहा था और राधिका की नज़रें उसे हट ही नहीं रही थी। वो धीरे से खुद में ही बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्योंकि ये मिस्टर रघुवंशी तो नहीं हो सकते। ये सुनकर शिविन उसके नज़दीक जाकर उसके पास झुकते हुए बोला, अपने पति को निहारना हो गया हो मिसेज राधिका शिविन रघुवंशी, तो अब आप भी जाकर रेडी हो जाएं। और अब क्या आप खुले आंखों से भी सपने देखती हैं? शिविन इस तरह नजदीक आने पर राधिका की धड़कनें तेज हो गई थी। वह उसे दूर होते हुए उसे घूरते हुए बोली, देखिए मिस्टर रघुवंशी, आप ऐसी गलत फहमी में ना रहें तो अच्छा ही है। और आप में निहारने जैसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है और शिविन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविन हॉल में बैठा हुआ था। तभी ईशान भी जन्माष्टमी के लिए ट्रेडिशनल कुर्ते में शिविन के पास आकर बैठता है। ईशान भी काफी हैंडसम लग रहा था। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। ईशान शिविन से बोला, वैसे आज ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन और तुम्हारे लुक में परिवर्तन कैसे हो गया? सच में ये बहुत हैरानी की बात है और मेरे साथ साथ यहाँ के बाकी जितने लोग हैं वो भी बहुत हैरान हैं। शिविन अच्छे से जानता था कि ईशान उसे परेशान करने के लिए ही उसे यह सवाल कर रहा था। वह उसे इग्नोर करते हुए बोला, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी जो मर्जी मैं करूँगा। ईशान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं भी जानता हूँ कि आखिर यह किसकी मर्जी से हो रहा है। इससे पहले शिविन ईशान को कुछ कह पाता, तभी ईशान वहां से उठकर सीढ़ियों से आ रही राधिका के पास जाकर बोला, राधिका ने आज रेड और वाइट कलर की, जिस पर गोल्डन कलर का प्रिंट हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी। साथ में हाथों में लाल चूड़ियाँ, गले और कानों में गोल्ड की ज्वेलरी और बाल बंधे हुए, और साथ में मांग में सूखा सिंदूर, होठों पर हल्की लिपस्टिक, जिससे राधिका आज सबसे खूबसूरत और अलग लग रही थी, क्योंकि राधिका इस तरह पहली बार ही तैयार हुई थी। ओहो राधिका, सच में आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। राधिका स्माइल करते हुए उसके पास आकर बोली, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छे तो आज आप लग रहे हैं। वे दोनों इसी तरह हंसते हुए बातें कर रहे थे और इधर शिविन राधिका को देखकर जैसे पलकें ही झपकाना भूल गया हो। वह अपनी जगह पर खड़े हुए राधिका को ही देखे जा रहा था। ईशान और राधिका के आने पर शिविन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार राधिका पर ही जाकर जम सी जाती। कुछ देर बाद कुछ पंडित भी आ जाते हैं और वो दोनों उन सभी का स्वागत करते हैं और उससे भी
राधिका को उन्हें मिलवाते हुए बोला, पंडित जी, ये मेरी पत्नी राधिका शिविन रघुवंशी है, और राधिका ये हमारे पंडित जी हैं। शिविन के मुंह से यह सुनकर राधिका की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करते हुए सभी पंडित के पैर छूकर प्रणाम करती है। शाम को जैसे जैसे रोशनी हल्की होने लगी, रघुवंशी मेंशन में भी धीरे धीरे रंगों से भरने लगा। राधिका ने हर कोना सजा दिया था। मंदिर में दीपों की लाइन, रंगोली में कृष्ण राधिका की आकृति, राधा कृष्ण को सजाए हुए लड्डू गोपाल और 56 भोग की तैयारी। उसके बाद सभी पंडित जी के साथ घर के मंदिर में जाते हैं और वहाँ राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। रघुवंशी मेंशन में पूरे शानदार तरीके से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। घर में बस राधा कृष्ण के नाम की और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, जो सबके लिए एक पहला अनुभव, और हर कोई आज बहुत खुश था और सब ये जानते थे कि यह सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से हुआ है। और इसी तरह अब 12 बज चुके थे और चांद भी निकल आया था। उसके बाद पंडित जी के कहने पर शिविन और राधिका एक साथ राधा कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। तभी उन पंडितों में से एक महापंडित राधिका को मुस्कुराते हुए बोला, बिटिया, हम चाहते हैं कि आप खुद हमें आरती करके सुनाएं और आप पर शिविन दोनों मिलकर आरती करें। पंडित जी के कहने पर राधिका आरती गाना शुरू करती है। राधिका की आवाज़ बहुत ही मधुर थी और उसकी आरती सुनकर सब उसकी आवाज़ में खो चुके थे और शिविन का ध्यान तो बस राधिका पर ही था। उसकी नज़रें इस वक्त राधिका पर ही थी और राधिका आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में खोकर आरती किए जा रही थी। उसके बाद ईशान भी आरती करता और बाकी सब भी एक एक करके आरती करते हैं। फिर पंडित जी के कहने पर 56 भोग का प्रसाद मंगवाया जाता है, जो राधिका ने खुद तैयार किया था, और राधा कृष्ण को भोग लगाया जाता है। सभी चांद को अर्घ देकर राधिका सभी पंडित को भोजन करवाती है। सभी पंडित राधिका से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि जिस तरह उसने मंदिर को सजाया हुआ था और साथ ही अपने हाथों से ही 56 भोग तैयार किया और सभी पंडितों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तैयार किया। उसके बाद सभी पंडित भोजन करके जाने लगे। पहले राधिका को आशीर्वाद देते हुए बोले, सौभाग्यवती भव, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, और शिविन बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें राधिका जैसी पत्नी मिली है, तो इसका हमेशा ख्याल रखना, कभी दुख मत देना। शिविन हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जी बिल्कुल। सभी पंडित वहां से चले जाते हैं और ईशान भी शिविन और राधिका से मिलकर वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। राधिका खुद से पहले सभी सर्वेंट को डिनर करवाती है। सभी डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। अब लगभग रात के 3 बज चुके थे और शिविन अभी भी सोफे पर बैठा हुआ राधिका का ही वेट कर रहा था। तभी रमा जी शिविन के पास जाकर बोली, सर, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? राधिका ने जैसे ही यह सुना तो वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए शिविन की तरफ देखते हुए बोली, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? लेकिन क्यों, काफी लेट हो चुका है। शिविन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे उस वक्त भूख नहीं थी और तुमने भी तो अभी तक खाना नहीं खाया ना, तो लेट तो हम दोनों के लिए ही हो चुका है। उन दोनों को देखते हुए बोली, आप लोग बैठिए, आप दोनों के लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। राधिका डिनर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सुरेंद्र जी ही हमेशा जन्माष्टमी पर राधिका को खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे और तभी वह अपना व्रत खोलती थी। लेकिन आज पहली बार उसे उनके बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो शिविन को अच्छे से जानती थी और शिविन को किसी बात पर शक न हो तो चुपचाप किसी भी तरह करके शिविन के साथ खाना खाती है और उसके बाद दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं। धीरे धीरे अब लगभग
1 महीना बीत चुका था और इसी बीच शिविन न चाहते हुए भी, खुद को कंट्रोल करते हुए भी राधिका की तरफ खींचे जा रहा था। अब उसके दिल में राधिका के लिए नफरत नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों वो फिर भी खुद को उसके नजदीक जाने से रोक रहा था। लेकिन अब उसका अपने दिल और दिमाग पर काबू नहीं था। शिविन ऑफिस आज थोड़ा जल्दी आ चुका था, क्योंकि आज उसे ऑफिस में काफ़ी काम था और उसकी काफ़ी मीटिंग भी थी। और इधर अब राधिका भी अपनी लाइफ में बिजी रहने लगी थी। उसकी ऑफिस में ऋषभ से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और ये बात शिविन को कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे उन दोनों को साथ में देखा है अजीब भी लगता था, पर वो इस बात से खुश था कि राधिका को एक नया दोस्त मिला। राधिका अब हर रोज सुबह उठकर मंदिर में पूजा करती थी और अब घर के सभी लोगों को और साथ ही में शिविन को भी राधिका की आरती की आदत हो गई थी। जैसे उनकी सुबह उसकी आवाज़ सुनकर ही होती थी। राधिका भी ऑफिस जा चुकी थी। वो देखती है कि अभी तक ऋषभ ऑफिस नहीं आया था और वो लेट कभी नहीं होता था। तभी राधिका तुरंत अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे ऋषभ का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा, उसे आज कुछ अर्जेंट काम है। ये देखकर राधिका अपसेट हो गई, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो ऋषभ के साथ ऑफिस में नहीं होती, क्योंकि ऋषभ के अलावा उसके ऑफिस में किसी से नहीं दोस्ती थी। वो हमेशा उसके साथ रहता था। राधिका अपना काम करने में बिजी हो जाती है और इधर शिविन और ईशान भी दोनों भी मीटिंग्स में बिजी थे और इसी तरह शाम हो चुकी थी। शिविन और ईशान दोनों ही एक मीटिंग के लिए होटल निकल चुके थे। राधिका थोड़ा ब्रेक में कॉफ़ी पी रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जैसे ही राधिका उसे मैसेज को पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये सच है? वो तुरंत भागते हुए ऑफिस से निकल जाती है। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ईशा का था। मैंने राधिका की दोस्त तनु का नाम बदल दिया है और अब मैंने उसका नाम ईशा रखा है, तो आप सभी कंफ्यूज ना हो। मैसेज में लिखा था, हाय राधिका, कैसी हो? मैं तुम्हारे हमारे फैब पैलेस पर वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। राधिका ईशा का मैसेज पढ़ते ही तुरंत उस जगह के लिए निकल जाती है। इधर जैसे ही बॉडीगार्ड ने राधिका को ऑफिस से ऐसे भागते हुए देखा तो उसने तुरंत शिविन को कॉल करके सब बता दिया। शिविन को जैसे यह पता चला तो उसने सीधा केशव को कॉल किया और उसे राधिका के पीछे जाने को बोल दिया। लगभग 1 घंटे बाद राधिका उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां ईशा ने उसे बुलाया था। ये एक बहुत प्यारा पार्क था जो बहुत शांत और नेचर से भरपूर था। यहाँ राधिका और ईशा दोनों ही बचपन से बहुत आती थी और इसीलिए ये उन दोनों की फेवरेट जगह है। राधिका जैसे ही पार्क में पहुंचती है वो गहरी सांस ले रही थी, लेकिन उसे अब इन सब की फिक्र नहीं थी। वो बस पार्क में ईशा को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पॉन्ड के पास चेयर पर बैठी हुई ईशा पर पड़ती है, जो राधिका का ही वेट कर रही थी। राधिका भागते हुए उसके पास जाती है। ईशा ने जैसे ही राधिका को देखा उसने तुरंत राधिका को गले लगा लिया। दोनों की ही आंखों में आंसू थे और साथ ही में एक खुशी भी थी और दिल में हजारों सवाल। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही गले लगे रहे। ईशा ने राधिका को चेयर पर बिठाया और वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में इस वक्त हजारों सवाल होंगे और मैं एक एक करके उन सब का जवाब भी दूंगी, लेकिन उससे पहले तू ये बता कि तू कैसी है। राधिका खुद को शांत करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? ईशा राधिका को पानी की बोतल देते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बैठ, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। शिविन के कहने पर केशव, जो राधिका का पीछा कर रहा था, वो जैसे ही देखता है कि राधिका इस तरह भागते हुए
किसी लड़की से मिलने आई है तो तुरंत शिविन को कॉल करके बताता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।